एल्किल हैलाइडों के क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुण। एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुण। एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में क्या होता है? रासायनिक गुणों में हम एल्किल हैलाइडों की अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। ये एल्किल हैलाइड कौन से अभिक्रियाएं देते हैं? एल्किल किस प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं, ये हम क्या करते हैं? इसके रासायनिक गुणों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो एल्किल हैलाइड मुख्य रूप से 3 प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। एल्किल हैलाइड कितने प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं? 3 प्रकार की। अब 3 प्रकार की में सबसे पहले तो है धातुओं के साथ अभिक्रिया। इसके साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया होती है धातुओं के साथ। अब धातुओं में कौन कौन से धातु आते हैं वो भी देखो। सबसे पहले होता है सोडियम धातु। सबसे पहले किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? सोडियम धातु। सोडियम धातु के बाद में मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम के धातु के बाद में एल्यूमिनियम, पर एल्यूमिनियम में जिंक। कौन सा धातु? जिंक धातु। ऐसे करके एल्किल 3 धातुओं के साथ मुख्य रूप से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया आएगी, तीसरे नंबर पे आएगी विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आएगी? विलोपन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? धातुओं के साथ अभिक्रिया। एल्किल धातुओं के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले हम धातुओं में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो देखो ये जो अभिक्रिया है, जो धातुओं के साथ अभिक्रिया, उसमें भी हम 1 नंबर लगाएंगे। किसके साथ? सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया। अब सोडियम जो धातु है उसके साथ अभिक्रिया जो होती है, उस अभिक्रिया को हम एक विशेष नाम से जानते हैं, पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, गुर्ज अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का क्या नाम है? गुर्ज अभिक्रिया। गुर्ज अभिक्रिया। ठीक है, गुर्ज अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गुर्ज अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब गुर्ज अभिक्रिया क्या होती है वो देखो। जैसे हम बात करते हैं एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेंगे। जैसे ले लिया हमने RX, क्या ले लिया हमने? RX ले लिया। RX में आ गया है एल्किल, कोई भी एल्किल समूह हो सकता है। अक्ष क्या है? चारों हाइड्रोजनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन हो सकता है। ठीक है, जैसे FCl। अक्ष का मतलब क्या होता है? मैं पहले बता चुका हूँ, अक्ष जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आप 4 हाइड्रोजन परमाणु कोई से भी, यानी चारों हाइड्रोजन परमाणुओं में से कोई सा भी हम इसमें ले सकते हैं एल्किल हैलाइड। F जो है, क्लोरीन जो है वो बहुत कम मात्रा में आएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। तो ये R अक्ष है, ये सोडियम धातु के साथ में अभिक्रिया करता है। सोडियम धातु के साथ में अभिक्रिया करेगा। अब इस अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक है, अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक है वो शुष्क ईथर लिया जाएगा। कौन सा ईथर लिया जाएगा बताओ? शुष्क ईथर। शुष्क ईथर का मतलब है ड्राई ईथर। शुष्क ईथर का मतलब क्या होता है? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर इस अभिक्रिया में काम में लेंगे। किस रूप में काम में लेंगे? उत्प्रेरक के रूप में, यानी उत्प्रेरक डाला जाता है एक तरह से। इसका ऐसे अभिक्रिया में कोई अभिकारक के रूप में नहीं है, ये केवल उत्प्रेरक के रूप में अभिक्रिया करेगा। अब ये अभिक्रिया होगी कैसे? इस अभिक्रिया में क्या बनेगा? इस अभिक्रिया में बनेगी एल्कीन। एल्केन, ठीक है। R और R का मतलब था एल्केन। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे एक ही R था, यहाँ पर 2 R कहाँ से आ गए? तो देखो ये जो अभिक्रिया है उसमें जो एल्किल हैलाइड है वो 2 मोल लिए जाते हैं। कितने मोल लिए जाते हैं? 2 मोल। और सोडियम के भी कितने मोल लिए जाएंगे? 2 मोल सोडियम के भी लिए जाते हैं। क्या बन गया? R। ये 2 R आपस में जुड़ गए, मतलब एल्किल समूह है वो दोनों आपस में जुड़ गए। ये एल्किल समूह कुछ भी हो सकता है, जैसे CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है। यहाँ पर आप कितना भी बड़ा एल्किल हैलाइड ले सकते हो, ठीक है, लेकिन होना चाहिए एल्किल हैलाइड। एरिल हैलाइड यदि हुआ तो वो फिर गुर्ज अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा? 2 नंबर पे यहाँ पर दूसरा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? Na ये बनेगा। अब इस अभिक्रिया की रिएक्टिविटी क्या है? इस अभिक्रिया की क्या रिएक्टिविटी है? हम इसको कैसे दिखा देते हैं? रिएक्टिविटी का मतलब ये वास्तव में होती कैसे है, वास्तव में कैसे होती है, इसलिए उसको गुर्ज अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखो गुर्ज अभिक्रिया की अगर हम शब्दों में लिखें
इस अभिक्रिया को हम शब्दों में लिखें तो कैसे लिखें? देखो, एल्किल हैलाइड शुष्क ईंधन की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करेगी। एल्किल हैलाइड, दोबारा सुनो, एल्किल हैलाइड शुष्क ईंधन की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कर क्या देते हैं? एल्केन देते हैं। इसका नाम क्या है? एल्केन। एल्केन देते हैं, एल्केन देते हैं। यह अभिक्रिया वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। अब इस अभिक्रिया की क्रिया की तो देखो, क्रिया की तो नहीं है, लेकिन इस अभिक्रिया को हम किस प्रकार से याद कैसे करें? तो याद करने का तरीका ये होगा कि देखो, R अक्ष एक मोल इधर ले लेंगे प्लस Na बीच में ले लेंगे और अक्ष R को दोबारा हम वापस उल्टा लिखेंगे। कैसे? वापस कैसे लिखेंगे? उल्टा लिखेंगे। जैसे ये हमने उल्टा लिख दिया। अब ये शुष्क ईंधन की उपस्थिति में, ड्राई ईंधन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, ड्राई ईंधन की उपस्थिति में। ठीक है, यहाँ से अक्ष और Na अक्ष ये भाग होते हैं। ठीक है, देखो ये Na दो अक्ष को लेकर के बाहर निकलेगा। इसका मतलब R और ये R आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। समझ में आ रही बात है? यानी यहाँ पर ये दो जो बीच वाला पोर्शन है, इसको हमने पोर्शन में बंद इसलिए किया कि हमें समझ में आ जाए कि भाई हाँ, ये जो R और R है बड़ा है, ये कहाँ से बना, कैसे बना? ये बीच वाला सारा का सारा भाग इसमें जुड़ गया, जुड़ करके क्या बना लिया? इसमें तो क्या बनाया? 2Na क्या बनाया? 2Na। और क्या बन गया बताओ? यहाँ पर क्या बन गया? R और R। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम R की जगह कुछ भी ले लें, कुछ भी एक समूह ले लें, जैसे मैंने ले लिया CS, एग्जाम्पल के रूप में हम ले लें, एग्जाम्पल के रूप में हम ले लें R की जगह क्या ले लें बताओ? CS3। तो देखो CS3 ले लें या फिर CH3CH2 ले लें, CH3CH2 और अक्ष की जगह में ले लो CH, अक्ष की जगह ले लो क्या? CH या DR भी ले सकते हो आप, या I भी ले सकते हो आप। ठीक है, प्लस 2Na और यहाँ पर भी क्या लिया जाएगा बताओ? CnCH2CH3 और किसकी उपस्थिति में होती है अभिक्रिया? बताओ किसकी उपस्थिति में होगी? ड्राई ईंधन की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। बताओ क्या करो? यहाँ से ये भाग क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। बीच वाला भाग पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एक जगह जुड़ जाएगा। बताओ ये भाग किसे जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा ना? तो यहाँ पर ये जो CH3CH2CH2CH3, बताओ इसका क्या नाम है? ब्यूटेन। और कौन सा ब्यूटेन? नॉर्मल ब्यूटेन। मतलब ये सीधी श्रृंखला में सभी कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में होते हैं, तो उसका नाम क्या होता है? नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन। ऐसे करके हम थोड़ा बहुत इंग्लिश भी सीखेंगे इन नामों को। ये देखो, जो भी नाम यहाँ पर आपको जो लिखे जाते हैं, जैसे इसका क्या नाम है? क्लोरोमेथेन, सॉरी क्लोरोएथेन। ठीक है, या एथिल क्लोराइड इसका साधारण नाम होगा, क्लोरोएथेन इसका IUPAC नाम होगा। IUPAC नाम में गलती में बता दिया आप लोगों को, IUPAC नाम पहले बता दिया मैंने। IUPAC नाम में हाइड्रोजन का नाम पहले लिखा जाता है और एथिल समूह का नाम बाद में लिखा जाता है। जैसे Cl हो तो क्लोरो, Br हो तो ब्रोमो, I हो तो आयोडोएथेन, क्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन। समझ गए क्या? तो कहने का मतलब IUPAC नाम में हाइड्रोजन का नाम पहले लिखा जाएगा और साधारण नाम में हाइड्रोजन का नाम बाद में लिखा जाएगा। अब आपको पता है, मैंने आपको जो है वो 11वीं क्लास में बताया था। 11वीं क्लास में मैंने आपको हाइड्रोजन के पूर्वलग्न और अनुलग्न दोनों बताए थे। अनुलग्न में F को क्लोरो क्लोरो क्रोमो आयोडो लिखते हैं और अनुलग्न में क्या लिखते हैं? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, इनको लिखते हैं। तो हम इसका यदि साधारण नाम लिखेंगे क्या लिखेंगे? मेथिल क्लोराइड। क्या नाम लिखेंगे? मेथिल क्लोराइड। और IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्लोरोएथेन। क्या लिखेंगे? क्लोरोएथेन। तो नाम क्या हो गया बताओ इसका? जैसे IUPAC नाम लिखे तो क्या होगा इसका? क्या नाम होगा? क्लोरोएथेन। अब तुम्हें एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? या तो सीधी अभिक्रिया आ जाएगी कि वुर्ज अभिक्रिया लिखिए। इस साल जो हो फिटिंग अभिक्रिया आई थी, फिटिंग अभिक्रिया इसी का दूसरा रूप होती है। फिटिंग अभिक्रिया आई थी अभी इस साल 2024-25 में फिटिंग अभिक्रिया आ चुकी है कि फिटिंग अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। ऐसे ही अब जो अभिक्रिया आएगी वो यहाँ ये पूछी जाएगी कि वुर्ज अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखो। या तो सीधा आएगा क्वेश्चन वुर्ज अभिक्रिया लिखिए, या फिर क्या पूछेगा? या ये पूछेगा कि एक क्लोरोएथेन से
या फिर ये पूछेगा कि एथेन से ब्यूटेन बनाओ। अंतर परिवर्तन यदि पूछता है अंतर परिवर्तन तो क्या पूछेगा बताओ, एथेन से ब्यूटेन। तो ये देखो ब्यूटेन बन रहा है, यहाँ पर ब्यूटेन बन रहा है और किससे बनाना है बताओ, किससे बनाना है, CH3 यानी एथेन से ब्यूटेन बनाओ। अब दिमाग लगाओ कि आपको एथेन से ब्यूटेन बनाना है, 2 कार्बन से 4 कार्बन बनाने हैं, समझ में आ रही बात। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जीवन भर इस बात को ध्यान रखना, यदि आपको 2 कार्बन से 3 कार्बन से 4 कार्बन से यदि डबल बनाने हैं या फिर 2 से ज्यादा बनाने हैं, 2 से 3 बनाने हैं, 4 बनाने हैं, 5 बनाने हैं, तो यही अभिक्रिया आपको जीवन भर याद रखनी है। जब तक आप पढ़ोगे केमिस्ट्री पढ़ोगे ये भूल अभिक्रिया आपके साथ रहेगी। आप इसको हमेशा ध्यान रखना। यदि सीधा पूछे कि एथेन से ब्यूटेन बनाओ है, प्रोपेन से पेंटेन बनाओ है, ठीक है, या फिर जैसे प्रोपेन से हेक्सेन बनाओ, हेप्टेन बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन विभक्त श्रृंखला का कोई यौगिक बनाना है अगर आपको, तो आपको भूल अभिक्रिया को काम में लेना ही पड़ेगा। और काम में लेने का मतलब सीधी सीधी अभिक्रिया भी है। सीधी सीधी अभिक्रिया क्या है, इसको यदि आप शाब्दिक रूप में लिखोगे, अब एग्जाम में कितना लिखना पड़ेगा, एग्जाम में क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले तो लिखोगे भूल अभिक्रिया, हेडिंग में लिख दिया। इसके बाद में क्या लिखना है, इसको शब्दों में लिखोगे। शब्दों में कैसे लिखना है, बहुत सरल है। ऐसे जब एरिकिल जब भी लगाओगे, जब एरिकिल शुष्क ईंधन की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो एल्केन बनाते हैं या एल्केन देते हैं, देते भी लिख सकते हो, बनाते भी लिख सकते हो, ठीक है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप इस अभिक्रिया को यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि एल्केन देते हैं, एल्केन बनाते हैं, यह अभिक्रिया ऊर्जा अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। फिर ये अभिक्रिया एक अभिक्रिया लिखना और फिर इसका एक एग्जांपल भी लिखना। ऐसे ये एग्जांपल है, ये तो इसकी स्केलेटल अभिक्रिया है, ये इसका एग्जांपल है। इस एग्जांपल में आप CH3 भी लिख सकते हो, CH3 CH2 CH भी लिख सकते हो, CH3 CH2 I भी लिख सकते हो, CH3 CH2 Br भी लिख सकते हो। इस प्रकार से कुछ भी इसमें लिखा जा सकता है। समझ में आने की बात है।